नमस्कार दोस्तों। टीएस सेंटर दिल्ली में आप सभी का स्वागत है। आज इतिहास के उस अध्याय के बारे में हम चर्चा करेंगे जिसका नाम है ताम्रपाषाण काल, जिसे इंग्लिश में चैल्कोलिथिक एज भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे इसको ताम्रपाषाण काल ही क्यों कहते हैं, चैल्कोलिथिक एज ही क्यों कहते हैं। ताम्रपाषाण अर्थात चैल्कोलिथिक। तो सबसे बड़ा रीजन ये है कि जो हमने पाषाण काल पढ़ा था, हमने पूरा जो पाषाण काल का वर्गीकरण देखा था, उच्च पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल, निम्न पुरा पाषाण काल का जो भी विभाग देखा था हमने उसमें यह देखा कि तीनों स्तर में, चाहे वो मध्य पाषाण हो या नवपाषाण काल हो, हमने क्या देखा, पाषाण शब्द सब में कॉमन जा रहा था। पाषाण यानी कि पत्थर सब में कॉमन था। तो इसमें क्या कॉमन है? पाषाण तो इसमें भी है, लेकिन ये ताम्र क्या है? तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि ताम्रपाषाण काल इतिहास का पहला धातु चरण काल है, मेटल एज है। क्यों? यहां पे वर्ड आया है ताम्र, यहां पे चैल्को बोले तो कॉपर और लिथिक बोले तो स्टोन। यानी कि हमने जो पाषाण काल में देखा था कि सारे के सारे औजार पत्थर के बने हुए थे, लिथिक के बने हुए थे, पैलोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, पाषाण काल, मध्य पाषाण, नवपाषाण, यानी कि तीनों चरणों में हमने क्या देखा कि पत्थर के औजार थे, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई भी धातु प्रयोग नहीं हो रहा था। लेकिन उसी तरीके से नवपाषाण काल के बाद जो अगला चरण आता है उसे कहते हैं ताम्रपाषाण काल, यानी कि चैल्कोलिथिक, यानी कि कॉपर का युग। कॉपर के साथ स्टोन यूज किया जाए, यानी कि तांबे के साथ पत्थर को यूज किया जाए। पत्थर के ऊपर हमने बांध दिया एक तांबे का पत्थर, तांबे का धातु बांध के उसको लपेट दिया, और ये औजार बना, ताम्र पाषाण काल का एक संगठन बना। इसीलिए इसे कहते हैं ताम्रपाषाण काल, यानी कि तांबे के साथ साथ पत्थर का प्रयोग। इसे इसलिए कहा जाता है ताम्रपाषाण काल। कहा जाता है कि नवपाषाण काल के बाद, जो कि मध्य पाषाण काल में लोगों ने पशुपालन प्रारंभ कर दिया था, जैसा कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा, लोग धीरे धीरे पशुचारण से अब स्थायी जीवन की ओर बढ़ने लग गए थे। और यहां से जब वो नवपाषाण काल की ओर जाते हैं, जब वो खेती प्रारंभ करते हैं, तो जो एक मूवी थी रोटी कपड़ा और मकान, वो मूलभूत चीजें उन आदि मानव युगीन समाज का जो परिवर्तन, जो पाषाण काल, जो मध्य पाषाण, जो नवपाषाण काल में परिवर्तनकारी युग में देखा गया, हमने देखा कि अब वो लोग स्थायी जीवन जीने लगे हैं। उसी नवपाषाण का अगला विकसित रूप है ताम्रपाषाण काल, चैल्कोलिथिक एज, जिसमें लोगों ने धातु का प्रयोग पत्थर के साथ किया। तो अब अगला सवाल आता है कि ये जो ताम्रपाषाण काल है, ये जो ताम्रपाषाण काल है, इसका क्षेत्र कौन कौन सा है? जैसे कि कौन कौन से क्षेत्र में विकसित में, इनके रीजनल क्षेत्रीय संस्कृतियों के आधार पर इनके नामों का वर्गीकरण किया गया है। कहीं पे आहार संस्कृति, कहीं पे जारवा संस्कृति, कहीं पे कायथा संस्कृति। जैसे मैं अगर नाम लूं तो जैसे कि राजस्थान, राजस्थान राजस्थान बेसिकली किस चीज के लिए है? आहार संस्कृति के लिए। आहार है, बालाथल है, गिलूद है। आहार है, बालाथल है और गिलूद है या गिलुंद है। ये वो तीन हैं जो राजस्थान से संबंध रखते हैं। ये वो तीन हैं जो राजस्थान से संबंध रखते हैं। कायथा संस्कृति, कायथा, कायथा है मध्य प्रदेश में, और एरन संस्कृति, कायथा और एरन, ये कहां है? मध्य प्रदेश में। उसके बाद आता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का क्या है?
उसके बाद आता है महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में क्या क्या है? महाराष्ट्र में है, एक है आपका जारवे, नेवासा, जारवे, नेवासा, दायमाबाद, इनामगांव, दायमाबाद, इनामगांव। ये तीन संस्कृतियां जो हैं, जो हमें ताम्रपाषाण काल में, ये तीन संस्कृतियां जो हमें ताम्रपाषाण काल में दिखती हैं, वो इन क्षेत्रीय संस्कृतियों को, जैसे मैंने क्या कहा, आहार संस्कृति, कायथा संस्कृति, जारवई संस्कृति, इन क्षेत्रीय संस्कृतियों के आधार पर इनका नामांकन किया गया। कभी कभी प्रीलिम्स में पूछा जाता है कि आहार संस्कृति का संबंध किस क्षेत्र विशेष से है, तो आप क्या कहेंगे? राजस्थान। उसी तरीके से कायथा संस्कृति का संबंध किस क्षेत्र विशेष से है? मध्य प्रदेश। और उसी तरीके से जारवा संस्कृति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो वो है महाराष्ट्र। तो अब सवाल उठता है, हम इसके स्वरूप को समझ ले, ग्रामीण बस्तियों के स्वरूप को समझ ले, इसके परिवर्तनकारी व्यवस्था को समझते हैं। जैसे इनके बस्ती का स्वरूप क्या था? जैसे मैंने कहा कि पाषाण काल, मध्य पाषाण, नवपाषाण, इस काल में कैसे नवपाषाण काल के बाद जो ताम्रपाषाण काल आता है, एक परिवर्तनकारी रूप था। अगर मैं आपको नक्शे में समझाऊं इस तरीके से, पाषाण काल, मध्य पाषाण, नवपाषाण। तो ये जो पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, उसी के बाद का जो चौथा चरण आता है, वो आता है ताम्रपाषाण का, जहां पे आदि मानव लोग शिकार और संग्रह कर रहे थे, वही धीरे धीरे पशुपालन करने लग गए, और पशुपालन के साथ साथ कृषि करने लग गए। रोटी, कपड़ा और मकान की व्यवस्था डेवलप होने लगी, तो धीरे धीरे उन्होंने धातुओं का प्रयोग भी करने लग गए। और यहां से ये अपने स्थायी जीवन की ओर, जो खानाबदोश जिंदगी थी, नोमैडिक कल्चर की लाइफ थी, वो धीरे धीरे अब स्थायी जीवन की ओर बढ़ता चला गया। तो अब हम इनमें देखेंगे कि इनके बस्ती का स्वरूप क्या था, इनके बस्ती का प्रारूप क्या था, स्ट्रक्चर क्या था। अगर मैं आपको बताऊं कि जब लोग धीरे धीरे कैसे गांव से शहरों की ओर, शहरों से मेट्रोस की ओर, मेट्रो से विदेशों की ओर पलायन करते हैं, तो इनका जीवन स्तर भी अब परिवर्तित हो रहा था। तो उसी तरीके से अब हम देखेंगे कैसे कि चूंकि ताम्रपाषाण संस्कृति का स्वरूप तो ग्रामीण ही था, स्वरूप तो ग्रामीण था, क्योंकि धीरे धीरे अभी डेवलप हो रहा है। लोग जो मुख्यतः इनके घर होते थे, कच्ची मिट्टी के, फूस के, घास के, इसके घर बने होते थे। परंतु राजस्थान के आहार संस्कृति में, राजस्थान के आहार संस्कृति में ऐसा कहा जाता है, कौन सा? राजस्थान के आहार संस्कृति में पकी ईंटों के घर बनने के साक्ष्य मिले हैं, पकी हुई ईंटों के, पकी हुई जो ईंटें होती थी उनके घर मिले हैं। यानी कि यहां से नगरीकरण का स्वरूप स्टार्ट हो जाता है। कुछ कुछ जगह हैं जहां पे कच्ची ईंट के घर, फूस, मकान ऐसे मिलते थे, लेकिन आहार संस्कृति, जो राजस्थान का आहार संस्कृति है, आहार संस्कृति, यहां से पकी हुई ईंटों के घर के साक्ष्य मिलने लग गए हैं, जो ये कहीं ना कहीं इशारा देता है कि अब नगरीय संस्कृति में, नगरीय व्यवस्था का विकास होता जा रहा है, नगरीय संस्कृति धीरे धीरे विकसित होते जा रही है। इवन जारवा संस्कृति,
जो जारवा संस्कृति है महाराष्ट्र की, उसके बारे में कहा जाता है कि यहां के इनाम गांव में, या जारवा संस्कृति के इनाम गांव में योजनाबद्ध तरीके से घर के निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। योजनाबद्ध तरीके से घर के निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। ऊपर से ये योजनाबद्ध तरीकों में भी क्या है, जो घर बनाए जाते थे, जहां बीच का जो मकान होता था, मकान जो बनाए जाते थे, अगर मैं इसको अब चार्ट के तरीके से बनाऊं तो अगर ये मकान है तो बीच का जो मकान होता था बड़ा होता था, इस मकान को थोड़ा बड़ा बनाया जाता था, क्योंकि ये घर के मुखिया का मकान होता था, वहां के हेड का मकान होता था। तो ये जो जारवा संस्कृति है, यहां के इनाम गांव में जो बस्तियों का प्रारूप था, जो स्ट्रक्चर था, चेंज होने लगा है। घर के केंद्र में, या यूं कहें जो गांव समाज आप भी जाते होंगे तो आप देखते होंगे कि उस गांव समाज में छोटे छोटे घर आसपास होते थे, बीच में एक बड़ा सा घर होता था, और जब आप उसके बीच से गुजरते हैं तो पता इतना बड़ा घर किसका है, कह रहे हैं मुखिया जी का घर है, ये मुखिया साहब का घर है जो सबसे बड़ा है। तो यहीं पे एक और चीज निकल करके आती है कि जो समाज के थोड़े से अलग रहते थे, इनके घर छोटे होते थे, लेकिन मुखिया का घर सबसे बड़ा होता है। यही प्रारंभ होता है सामाजिक असमानता का। कहा जाता है यहां से प्रारंभ हो गया सोशल इनइक्वालिटी, सामाजिक असमानता यहीं से प्रारंभ हो गई। अब जो समाज का ऊंचा तबका होता है, जैसे आपसे मैं अगर एग्जांपल में पूछूं, जब आप किसी अपार्टमेंट से गुजरते हैं, बड़े बड़े अपार्टमेंट से, और उसके बगल में छोटी छोटी झुग्गियां बनी होती, छोटे छोटे घर बने होते हैं, तो इसको सोशल स्टेटस से देखा जाता है कि अरे वो छोटा घर है, वो समाज का शायद थोड़ा गरीब तबका होगा, ये इस अपार्टमेंट में रहते हैं, बड़ा महंगा अपार्टमेंट है, ये बड़े रिच फैमिली से बिलोंग करते होंगे। तो यही चीजें हम ताम्रपाषाण युग में भी देखते हैं कि कैसे सामाजिक असमानता ताम्रपाषाण से ही प्रारंभ हो गई, और यहीं से कहते हैं कि सोशल इनइक्वालिटी ये कोई नया नहीं है। सामाजिक भेदभाव जो आज के इस देश दौर में प्रारंभ हुआ है, ये ताम्रपाषाण काल से ही प्रारंभ हो गया था। हम हड़प्पा में भी जब पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कैसे पूरब के घर छोटे छोटे और निचले इलाकों में होते थे, और पश्चिम के घर ऊंचे ऊंचे होते थे। पूरब के लोग थोड़े गरीब होते थे, उनकी आर्थिक स्थिति थोड़ी कमजोर होती थी, वहीं पश्चिम के लोग थोड़े रिच माने जाते थे। तो सामाजिक असमानता का दौर इसी ताम्रपाषाण संस्कृति से ही प्रारंभ हो गया। अब सवाल उठता है, अर्थव्यवस्था कैसी थी? ताम्रपाषाण संस्कृति बहुत छोटी सी संस्कृति है। ताम्रपाषाण संस्कृति बहुत छोटी सी संस्कृति है, लेकिन कहा जाता है कि ये एक परिवर्तनकारी, एक ट्रांसफॉर्मिंग एरा था ताम्रपाषाण काल। किसमें? समझिएगा इस चीज को, मैं अगर थोड़ा सा इसको अगर ये कहूं, ये है ताम्रपाषाण काल, ये है ताम्रपाषाण काल। अब ये देखिए, ताम्रपाषाण काल से पहले जितने भी पहले पाषाणकालीन युग हुए, चाहे वो पाषाण काल, पुरा पाषाण काल हो, चाहे वो मध्य पाषाण काल हो, चाहे वो नव पाषाण काल हो, ये जीवन का प्रारंभिक स्तर था। जीवन का प्रारंभिक स्तर था जब लोग स्थायी जीवन की ओर बढ़ रहे थे, स्थायी जीवन जी नहीं रहे थे। और ताम्रपाषाण काल में वो सारी चीजें देखने को मिली, स्थायी जीवन का विकास देखने को मिला। और ताम्रपाषाण काल के बाद जब आता है हड़प्पा का काल, तो कहा जाता है हड़प्पा काल एक पूर्ण रूप से विकसित शहरी सभ्यता का काल था, जिसमें स्थायी जीवन के सारे तत्व मौजूद थे। अर्थात ये जो ताम्रपाषाण काल है, ये परिवर्तनकारी युग रहा है, एक ट्रांसफॉर्मिंग एरा रहा है बिटवीन पैलेलिथिक एज, पाषाण काल से हड़प्पा काल के बीच में। तो इसी ताम्रपाषाण काल की अर्थव्यवस्था क्या थी? फिर
इसी ताम्रपाषाण काल की अर्थव्यवस्था क्या थी फिर? तो जो ताम्रपाषाण काल की अर्थव्यवस्था थी, तो चूंकि ये प्रारंभिक स्तर पे थी, तो नो डाउट कृषि ही, कृषि एवं पशुपालन, कृषि एवं पशुपालन ही इनकी अर्थव्यवस्था का मूल आधार था। गाय, भैंस, बकरी, ये सब इनके पशुपालन में महत्वपूर्ण साधन के रूप में माने जाते थे। और कहा जाता है कि नवपाषाण काल का जो कृषि का विकास हो रहा था, नवपाषाण काल में आपने सुना होगा कृषि का विकास हो गया था, ये नवपाषाण काल के बाद ही तो ताम्रपाषाण आता है। कहा जाता है नवपाषाण काल में जो कृषि व्यवस्था चल रही थी, उसी का उन्नत स्वरूप हम ताम्रपाषाण काल में देखते हैं, चैल्कोलिथिक एज में देखते हैं। चूंकि यहां पे तांबे का प्रयोग तो हो चुका था, लेकिन आपको पता होगा एक किसान अपने खेत में हल से मिट्टी को जब जोत रहा होता है, तो मिट्टी के क्रॉप, मिट्टी के रोटेशन को करता है, ताकि मिट्टी नीचे से ऊपर की ओर रोटेट होते रहे। लेकिन यहां पे तो लोहा है नहीं, लोहे का जो पहला प्रयोग हुआ है वो कहते हैं उत्तर वैदिक काल में हुआ है। उत्तर वैदिक काल में लोहे का प्रयोग कहा जाता है प्रारंभ हुआ है। तो फिर ताम्रपाषाण काल में जो कृषि की थोड़ी सी उन्नत व्यवस्था थी, तो इसका विकास कैसे हुआ? तो कहा जाता है इनाम गांव, महाराष्ट्र के इनाम गांव से, महाराष्ट्र के इनाम गांव से एक हड्डी का बना हुआ हल मिला है, हड्डी का बना हुआ हल मिला है, जो ये कहा जाता है कि पहला हल रूपी साक्ष्य है ताम्रपाषाण काल का। पहला हल रूपी साक्ष्य है ताम्रपाषाण काल में, जो कि मिला है इनाम गांव से। अब बात उठती है कि अर्थव्यवस्था तो ठीक है, अपने प्रारंभिक चरण पे थी, नवपाषाण काल से उन्नत स्थिति में थी, कृषि का विकास हो रहा था और वो विभिन्न प्रकार के फसलों को उपजा भी रहे थे। लेकिन अब सवाल उठता है कि पशुपालन और कृषि तो चल रहा था, तो इनकी सामाजिक दशा कैसी थी? सामाजिक स्थिति, और जहां पे सामाजिक स्थितियों की चर्चा करेंगे तो वहां पे थोड़ी सी धार्मिक स्थिति को भी जानेंगे। कहा जाता है कि ताम्रपाषाण काल एक पहला ऐसा समाज था जिसमें सामाजिक असमानता प्रारंभ हो गई। घर में मुखिया, जो समाज का मुखिया होता था, उसका घर औरों के मुकाबले थोड़ा बड़ा होता था, जो ये सामाजिक असमानता का पहला दौर था। साथ ही साथ मैंने कहा था इनाम गांव के बारे में, इनाम गांव के बारे में, महाराष्ट्र, जहां पे मुखिया का घर हमेशा केंद्र में होता था। और यहां पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज देखने को मिली। अभी तक जो हमने नवपाषाण काल और उससे पहले के काल में देखा था कि जो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती थी उसको वहीं पे दफना दिया जाता था। यहां पे एक नई विचारधारा प्रारंभ होती है जिसे कहते हैं मरणोपरांत जीवन, लाइफ आफ्टर डेथ। लाइफ आफ्टर डेथ, क्या है ये लाइफ आफ्टर डेथ? देखते हैं होता क्या है। यहां पे एक नई विचारधारा धार्मिक रूप से सामने आती है कि जो व्यक्ति जिसकी मृत्यु होती थी, उसके डेड बॉडी के साथ उसके कब्र में कुछ वस्तुओं को रख दिया जाता था। कहा जाता है ये वस्तु, ये आज भी हिंदू धर्म में बहुत से लोगों में ऐसा देखा जाता है कि जब अंतिम संस्कार हो रहा होता है, जब सबको घर से लेके जाया जा रहा होता है, उनके साथ उनकी कुछ प्रिय वस्तुएं रखी जाती हैं। उनको नहला धुला के तैयार करके जब उनको शमशान की ओर घाट ले जाया जाता है, तो उनके साथ कुछ उपयोगी वस्तुएं रखी जाती हैं, ताकि कहा जाता है ये इनका प्रिय वस्तु है, ये इनके साथ ऊपर तक जाएगा और उनके प्रयोग में आएगा। लाइफ आफ्टर डेथ, मरणोपरांत जीवन। तो ये विचारधारा हम ताम्रपाषाण काल में एक सामाजिक व्यवस्था से जुड़ा हुआ देखते हैं कि समाज में जो उच्च तबके के व्यक्ति होते थे उनके साथ तो उपयोगी वस्तुएं जाती थी। जो समाज के निम्न लोग होते थे, जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय थी,
उनके साथ सस्ते और कम वस्तुएं रखी जाती थी। जिनके ऊपर ज्यादा वस्तुएं रखी जाए जिनके साथ, वो अमीर माना गया, और जिस पे कम वस्तुएं रखी गई वो थोड़ा गरीब माना गया। एक और चीज जो ताम्रपाषाण काल में दिखने को मिलती है, जितने भी शव मिले हैं उनमें कहा जाता है बच्चों की संख्या बहुत ज्यादा थी। बच्चों की संख्या सबसे ज्यादा थी, और यह इंगित करता है कुपोषण को। यह इंगित करता है कुपोषण को। कहा जाता है इनाम गांव में जितने भी शव मिले हैं उनमें छोटे बच्चों के शव ज्यादातर मिले हैं, और ये छोटे बच्चे मुख्यतः कुपोषण के शिकार होंगे। क्यों? क्योंकि इतिहास स्पष्ट रूप से किसी को नहीं पता। इतिहास स्पष्ट रूप से किसी को नहीं पता। वो इतिहास को लेकर के अपनी विचारधारा रखते हैं, और विचारधारा क्या है कि संभवतः कुपोषण की वजह से इन बच्चों की मृत्यु हुई होगी। खाने को लेकर के जो संसाधन है वो सीमित होंगे, संभवतः वजह यह है। एक और चीज है जो सामाजिक चीजों से ही जुड़ा हुआ एक भाग माना जाता है, वो है धार्मिक व्यवस्था को लेकर के। धार्मिक जीवन। मैं आपको बता दूं कि हड़प्पा तक में, यानी इसके बाद जब हम आगे पढ़ेंगे तो कहा जाता है कि ताम्रपाषाण काल में कोई ऐसी देवी देवता का उल्लेख नहीं मिलता, ना कोई मंदिर मिलता है। यह मुख्यतः कहा जाता है कि प्रकृति की पूजा ही करना पसंद करते थे। ऐसा कहा जाता है कि ये मुख्यतः प्रकृति की ही पूजा करना पसंद करते थे। लेकिन बहुत से ऐसे साक्ष्य मिले हैं जिसमें यह कहा जाता है कि ये देवी की पूजा करते थे, उसमें भी मातृदेवी की, यानी कि किसी नारी की मूर्ति की। लेकिन यही नारी मूर्ति या मातृदेवी हड़प्पा में भी मातृदेवी के रूप में ही जानी जाती थी। अर्थात इनका जो धार्मिक जीवन है वो कहीं ना कहीं प्रकृति पर ही आधारित है, क्योंकि ताम्रपाषाण काल एक परिवर्तनकारी युग है नवपाषाण काल से हड़प्पा के बीच का, और यहां पे इसी प्रकृति की पूजा होना ये इंगित करता है कि कहीं ना कहीं ताम्रपाषाण काल कुछ कुछ जगहों पर पूर्व हड़प्पा काल के रूप में भी जाना जाता है। पूर्व हड़प्पा काल के रूप में भी जाना जाता है। एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है जो यहां पे देखने को मिलता है ताम्रपाषाण काल में, अंधविश्वास। अंधविश्वास कैसे? जारवा संस्कृति के बारे में आपको मैंने बताया, जारवे संस्कृति के बारे में मैंने आपको बताया। जारवे संस्कृति के लोग जब किसी व्यक्ति को, मृत व्यक्ति को दफन करते थे, देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है ये जारवा के बारे में। कहा जाता है कि जब ये अपने साथ किसी व्यक्ति को, जब जिनकी मृत्यु हो जाती थी, उनको दफनाया जाता था, तो कहा जाता है कि वो उनके पैर काट देते थे। वो उनके पैर काट देते थे। क्यों पैर काट देते थे? कहते थे कि ये मरने के बाद संभवतः भूत पिशाच ना बने और ये इनको दौड़ा करके ना पकड़े। कहते ना मेरे पीछे भूत पड़ गया, वो मेरे पीछे दौड़ रहा था। तो जारवा संस्कृति का ये अंधविश्वास था कि ये जो जारवा के लोग जिनकी मृत्यु हो जाती है, ये भूत बन करके इनको डराएंगे। ये देखिए अंधविश्वास का दौर कहां से और किस तरीके से प्रारंभ हुआ है। तो इनको दफनाने से पहले इनके पैरों को काट दिया जाता था, और जब इनके पैरों को काट दिया जाता था तब इनको दफनाया जाता था, और कहा जाता था कि ये भूत बनकर ना डराएं। ये इनकी धार्मिक विश्वास है, या यूं कह ले धार्मिक विश्वास के आडंबर में एक कहीं ना कहीं डर है। किस चीज का? भूत, पिशाच और अंधविश्वास का। अब जो ताम्रपाषाण संस्कृति की सबसे उन्नत चीजें हैं वो है मृदभांड, यानी कि मिट्टी के बर्तन। मिट्टी के बर्तन की कलाकृतियां यहां पर बड़ी प्रसिद्ध हुई, और उसमें भी जारवा में जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आपने सुना होगा आपके घर में एक पानी का जार है जिसमें आप टैब ऑन करते हैं और पानी निकल जाता है, फिर टैब बंद कर देते हैं, फिर पानी रुक जाता है, जिसको कहते हैं टोटीदार जार।
या टैब विद जार। तो वो जो जार वाला कॉन्सेप्ट है ना, जिसमें आप टैब ऑन करते हैं, टैब ऑफ करते हैं, ये ऐसा ही एक बर्तन जारवा संस्कृति में मिला है, जिसको कहा जाता है टोटीदार जार। टोटीदार जार। सोचिए कितने वेल डेवलप थे कि जो मिट्टी का पानी का बर्तन बनाते थे उसमें वो टैब लगाते थे, ताकि पानी जितनी आवश्यकता हो उतनी ही आए, इससे ज्यादा पानी बर्बाद ना हो। ये जारवा संस्कृति उस समय का, आज से लाखों साल पहले की संस्कृति। सोचिए जल संरक्षण को लेकर के कितनी अवेयर थी कि वो टैब लगाते थे, टूटी लगाते थे, ताकि पानी का अनावश्यक दुरुपयोग ना हो सके। उसी तरीके से वस्त्र उद्योग और इत्यादि भी जारवा और आसपास में बहुत विकसित हुआ था। एक इंपॉर्टेंट चीज जो हमें दाइमाबाद में देखने को मिली थी वो है तांबे का हाथी। क्योंकि तांबा तो प्रयोग में है ही, दाइमाबाद में तांबे का हाथी। ये सारी जो वस्तुएं थी, तांबे का हाथी, गेंडा और जितने भी छोटे छोटे खिलौने के रूप में मिले हैं, धातु के खिलौने, वो कहा जाता है इनके शिल्प उद्योग को, इनके शिल्प उद्योग का विकसित रूप था। ताम्रपाषाण संस्कृति का जो शिल्प उद्योग था, हैंडीक्राफ्ट थे, वो देख रहे हैं कैसे दाइमाबाद से तांबे का हाथी, गेंडा, इस तरीके के जो खिलौने मिल रहे हैं, ये दर्शाता है कि ताम्रपाषाण संस्कृति कितनी विकसित हो चुकी थी, कितना आगे बढ़ चुकी थी। अगर मैं अपने पूरे लेक्चर को कंक्लूड करूं सरल शब्दों में, ताम्रपाषाण संस्कृति कहीं ना कहीं एक परिवर्तनकारी युग थी। इसमें इससे पहले के जितने भी पाषाण काल थे, या यूं कह लूं वो समाज जो अपने जीवन के प्रारंभिक अवस्था में था, या यूं कहें प्रारंभिक विकास के दौर से गुजर रहा था, और वो जो हड़प्पा काल है, जो पूर्ण विकसित काल था, इसके बीच का ये एक परिवर्तनकारी काल रहा है। चाहे वो सामाजिक जीवन हो, आर्थिक जीवन हो, धार्मिक जीवन हो, सांस्कृतिक जीवन हो। ताम्रपाषाण काल को इसलिए कहीं ना कहीं पे पूर्व हड़प्पा काल भी कहा जाता है। पूर्व हड़प्पा काल भी कहा जाता है। कहा जाता है कि हड़प्पा का पूर्ण जो विकास या प्रारंभिक विकास ताम्रपाषाण काल में ही हो गया था। जैसे मैंने जिक्र किया दाइमाबाद हड़प्पा काल का जो सबसे दक्षिणतम विस्तार है, दाइमाबाद ही था, जो महाराष्ट्र के पास एक जगह पड़ता है। और इसी दाइमाबाद में आपने देखा कितने विकसित चीजें देखने को मिली हैं, जैसे वो टूटीदार जार और इत्यादि सारी चीजें। तो ये ताम्रपाषाण काल कहीं ना कहीं पूर्व हड़प्पा काल के साथ साथ जो प्रारंभिक पाषाण कालीन युग था उसका पूर्ण विकसित रूप है, और हड़प्पा के पहले का चरण है। तो इतिहास में ताम्रपाषाण काल से, चाहे वो प्रारंभिक परीक्षा हो या मुख्य परीक्षा हो, इससे सवाल जरूर बनते हैं। और इन्हीं क्षेत्रों के नाम पे, चाहे वो कायथा हो, चाहे वो एरन हो, चाहे वो जारवा हो या दाइमाबाद, इनसे सवाल निरंतर बनते रहते हैं। तो मुझे उम्मीद होगी कि आपको आज ताम्रपाषाण युग की मूलभूत जानकारी प्राप्त जरूर हुई होगी। तब तक के लिए आप हमें विदाई दें। धन्यवाद।